In this practical, the aim is to determine the surface tension of a given liquid by drop weight method. I hope you are aware कि surface tension हुंदी की चीज़ है. अगर गल करिए कि अपनी आई थिंक 7th 8th दी साइंस दे विच वी स्टार्टेड विद अ सिंपल क्वेश्चन कि वाई ड्रॉप्स आर ऑलवेज सर्कुलर इन शेप. ड्रॉप्स ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਆਪਣੀ ਟੈਪ ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ when the pressure is very less and a drop by drop water is falling down, why every time that water acquire a circular shape, है ना? At that time we tend to answer is particular question ਦਾ जो answer ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, we always give that water wants to have a minimum surface area, है ना? सर्कल का surface area minimum ਹੁੰਦਾ है, इसीलिए the droplet जिन्हें fall करना है, it always acquire a minimum surface area in the form of circle because from all other shapes circle has a minimum surface area. ये हमारी explanation होती है उस particular question को. If I go to the molecular level, I have a water droplet, मेरे को एक water दी droplet है, ठीक है राजे, एंड उस ड्रॉपलेट कंप्लीटली मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है. दैट ड्रॉपलेट इज मेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से कि मेरे लाइक मॉलिक्यूल्स ने इकट्ठे होके एक ड्रॉपलेट बनाई, है ना? माई लाइक मॉलिक्यूल्स हैव कलेक्टिवली फॉर्म्ड अ ड्रॉपलेट. दैट ड्रॉपलेट इज एक्सपोज टू एटमोस्फियर थ्रू आउट ऑफ एटमोस्फियर ਨੂੰ एक्सपोज हो रही है. That means the water molecule which is present on the surface, it is coming in contact with some other molecule. वो other molecule की है, that is of a gas. ठीक है? So my like molecules का combination, like molecules की एक arrangement एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर सरफेस पे, एक पर्टिकुलर बाउंड्री पे इज कमिंग इन कंटैक्ट विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम अदर फेस. ठीक है? अनलाइक मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आ रही है. ठीक है? सो ऑलवेज क्या टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूल्स की? द इंटरैक्शंस बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द इंटरैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. लाइक मॉलिक्यूल्स हमेशा चाहेंगे कि वो अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड करके रहें, उनके साथ कलेक्टिवली एक जगह पे कंबाइन करके रहें. दे विल नेवर वॉन्ट कि हम कोई अनलाइक मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करें और अपने आप को मतलब अपने न्यू बॉन्ड्स उनके साथ फॉर्म करें. ठीक है बच्चे? तो इस कंडीशन में जब हम ड्रॉपलेट को अनलाइक मॉलिक्यूल्स के कंटैक्ट में लेके आ रहे हैं, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सपोज कर रहे हैं टू द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, दैट लाइक मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स वो कलेक्टिवली कंबाइन हो जाएंगे और ऐसा अरेंजमेंट लेंगे कि उनकी मिनिमम surface area or minimum number of molecules of water are in contact with the unlike molecules of gases. Okay? अब ये क्यों होता है? अगर हम इसको एक टर्म देनी चाहें, this happens because of the surface tension which is present on the surface of your liquid. Before going to the surface tension, I just want to summarize और I just want to give you a brief idea. डिटेल में हम करेंगे. एक brief idea आपको दो terms के बारे में मैं देना चाहती हूँ. The first one is, दो terms होती हैं बच्चे, एक होती है surface and एक होती है interface. दोनों डेजिग्नेट करती है एक बाउंड्री को. एक बाउंड्री के लिए हम ये टर्म को यूज करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन दीज टू. When the बाउंड्री तो आप समझते हो ना, जैसे हमने वाटर की बात की, वाटर मॉलिक्यूल्स वो ड्रॉपलेट की जो सरफेस है, दैट इज अ बाउंड्री बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड अनलाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, है ना? वो बाउंड्री होगी जो दो फेजेस को मतलब अलग अलग कर रही है. दो डिफरेंट यू कैन से स्टेट ऑफ मैटर को डिफरेंट कर रही है. दैट इज द बाउंड्री, है ना? इफ द बाउंड्री इज प्रेजेंट बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में वो बाउंड्री प्रेजेंट है, और बिटवीन अ लिक्विड एंड अ लिक्विड, ठीक है, और बिटवीन अ सॉलिड एंड अ सॉलिड, ठीक है. अगर कोई बाउंड्री
सॉलिड और लिक्विड के बीच में है, और लिक्विड टू लिक्विड के बीच में है। दो इमिसिबल लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल एक ऑयल है, एक मेरा वाटर है, दे आर नॉट मिसिबल इन वन अनदर। तो अगर एक बीकर में आप डाल के रखोगे तो क्या होगा, नीचे वाटर हो जाएगा, ऊपर ऑयल आपका अलग फेस बना लेगा। उन दोनों के बीच में एक लाइन होगी, एक बाउंड्री होगी जो दोनों को सेपरेट करेगी, वो बाउंड्री है। सॉलिड मैंने कोई टैल्कम पाउडर वाटर में डाल के रख दिया तो उनके बीच में जो बाउंड्री है वो बाउंड्री है। और बिटवीन टू सॉलिड्स, जो हमारे फार्मेसी में हम नॉर्मली नहीं स्टडी करते, हम यही दो सिस्टम स्टडी करते, बट दीज थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज दे आर कॉल्ड इंटरफेस, उनको हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अगर ये बाउंड्री बिटवीन सॉलिड और गैस, लिक्विड और अ गैस हो, ये बाउंड्री बिटवीन सॉलिड एंड अ गैस एंड लिक्विड एंड अ गैस, और इन अदर टर्म्स व्हाट आई कैन से कि वन ऑफ द फेज हैज टू बी गैस, अगर एक फेज मेरी गैस है, ठीक है, देन दैट बाउंड्री इज कॉल्ड अ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल मेरे बीकर में वाटर फिल किया हुआ था, ठीक है राजे, वाटर के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया, ठीक है, इफ आई शो इट मोर प्रॉपरली, ये मेरा वाटर था रेड कलर का, ये येलो कलर का मेरा ऑयल है, ठीक है बच्चे। अब इस सिस्टम में आई हैव अ सरफेस एंड आई हैव अ इंटरफेस टू। इफ आई शो इट हियर, दिस पर्टिकुलर बाउंड्री बिटवीन द येलो oil phase and the atmosphere is my surface, and the boundary between the red liquid and the yellow liquid is my interface। ठीक है बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ कि what is a boundary and what is a interface and what is a next what is a surface tension। प्रैक्टिकल के लिए हमें पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या चीज होती है। स्टार्टिंग में वी हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ अ ड्रॉप, है ना, ड्रॉप की बात की, उसमें वी हैव एक्सप्लेन कि लाइक मॉलिक्यूल्स टेंड टू कंबाइन टुगेदर, और वो इकट्ठे रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद द अनलाइक मॉलिक्यूल्स, इसलिए उन्होंने अपनी मिनिमम सरफेस एरिया एक्सपोज किया हुआ है इन अ सर्कुलर शेप। ठीक है राजे, अगर मैं बहुत ही लेमन टर्म में एक्सप्लेन करना चाहूँ कि सरफेस टेंशन होती क्या है, सरफेस टेंशन वो टेंशन है जो आपकी सरफेस पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिसके कारण आपके लाइक मॉलिक्यूल्स अपना मिनिमम सरफेस एरिया एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अगर लाइक मॉलिक्यूल्स डू नॉट वांट टू इंटरैक्ट विद अनलाइक मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली उनको कोई वर्क करना पड़ेगा और अपने आप को कलेक्टिवली इकट्ठे रखना पड़ेगा। दैट वर्क, दैट फोर्स जो सरफेस पे वो लगाते हैं, जिससे वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं अनलाइक मॉलिक्यूल्स को अपने साथ इंटरैक्ट करने के लिए, दैट, और यू कैन इन अदर वर्ड्स यू कैन से वो फोर्स जिसके साथ आपकी ड्रॉप सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है राजे, यहाँ आई हैव प्लेस्ड वन फिगर ओवर हियर टू एक्सप्लेन कि सरफेस टेंशन होती क्या है और कैसे वो एक्ट करती है आपकी सरफेस पे। आई हैव अ बीकर, इन अ बीकर आई हैव अ वाटर, ठीक है, ये ब्लू कलर का आपका पास वाटर है। इफ आई कंसिडर अ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल कंसिडर करती हूँ, ठीक है राजे, this water molecule is this water molecule is in contact with these water molecules in the surrounding, उसकी सराउंडिंग में ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब वो अपनी सराउंडिंग के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है राजे, हर वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ उसको इंटरैक्ट करेगा तो सारी डायरेक्शंस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई हैं, तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो ओवर हियर। यहाँ पे जो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो मॉलिक्यूल फेस करेगा, दैट विल बी जीरो, बिकॉज थ्रू आउट इट्स सराउंडिंग, उसके चारों तरफ से उसको फोर्स लग रही है, तो ओवरऑल अगर जो उस पर फोर्स है दैट इज जीरो। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल ओवर हियर, यहाँ वाले मॉलिक्यूल पे भी सेम वही उसी तरह से चारों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, एंड द ओवरऑल फोर्स ओवर हियर इज ऑल्सो जीरो। नाउ कंसिडर अ मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, नॉट ऑन द सर्फेस बट ओवर हियर, इस जगह पे प्रेजेंट है आपका कोई मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, जो इनवर्ड फोर्स होगी मॉलिक्यूल्स की, दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू द अपवर्ड फोर्स। व्हाई? बिकॉज few molecules up on the surface of that molecule in question जिसकी हम बात कर रहे हैं,
उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स मिसिंग है। ठीक है बच्चे, तो इसको ओवरऑल नेट इनवर्ड फोर्स लग रही होगी। ठीक है, दिस नेट इनवर्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ योर लाइक मॉलिक्यूल्स। जो ड्रॉप भी हमारी बनी थी, दैट इज बिकॉज ये ओवरऑल इनवर्ड पुश लग रही थी मॉलिक्यूल्स पे। इफ आई अगेन ड्रॉ दैट एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रॉप, जो मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है और जो मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर वाला मॉलिक्यूल चारों तरफ से इक्वली फोर्सेस के साथ बाउंडेड है, तो ओवरऑल फोर्स यहाँ पे तो जीरो लग जाएगी, बट यहाँ पे मेरे इनवर्ड फोर्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन माई आउटवर्ड फोर्स, क्योंकि इनवर्डली दैट मॉलिक्यूल इज इंटरैक्टिंग विद द लाइक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे वो लाइक मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और इस वाली साइड पे दैट मॉलिक्यूल इज इंटरैक्टिंग विद द अनलाइक मॉलिक्यूल्स। सेम अप्लाइज ओवर हियर, यहां उसकी इंटरैक्शन अनलाइक मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा है, यहां उसकी इंटरैक्शन लाइक मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा है। इंटरैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, आई हैव सेड अर्लियर टू, इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स जो इंटरैक्शन होती है उसको हम फोर्स ऑफ कोहेजन बोल देते हैं, एंड बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्शन होती है, जो इंटरैक्शन होती है, उसको हम फोर्स ऑफ अधेशन बोल देते हैं। So in other words, what we can say, force of cohesion is always greater than force of adhesion. And this particular thing is responsible why our drop is always circular in shape. ठीक है, अब net inward pull लग रहा है, अगर उस नेट इनवर्ड पुल के अगेंस्ट कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, मेरी ड्रॉप डिफॉर्म हो जाएगी, है ना, कोई भी सरफेस अपनी स्ट्रक्चर को रिटेन ही नहीं कर पाएगी। So the force which is acting against this inward pull, or the force which is responsible for a surface to attain its particular shape, is called your surface tension. So for practical, what we require is surface tension को monitor करने के different methods होते हैं. Out of all those methods, one method is using a stalagmometer. ठीक है बच्चे, so we require one stalagmometer. Second, we require a gravity bottle. Gravity bottle कुछ नहीं होती है, आपकी फ्लास्क जैसी बॉटल होती है, ग्लास की बनी होती है, and it has a cork attached with it. ठीक है, we can collect the sample in some other beaker or in other flask too, but advantage क्या हो जाती है gravity bottle की, कि आप अगर volatile solvents के साथ, volatile samples के साथ work कर रहे हो, during collection of sample there are chances कि आपका sample जो है वो evaporate out हो जाता है, तो to avoid that thing, or during weighing too you can face this type of problems कि आप acetone या methanol के साथ work करोगे, तो अगर लैब टेम्परेचर हायर है तो विद टाइम आपका सैंपल इवेपोरेट हो सकता है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए वी हैव दिस कॉक बॉटल, जिसको हम ग्रेविटी बॉटल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपको एक बुलेट स्टैंड चाहिए और आपको सैंपल्स चाहिए। सैंपल वाटर हमारा स्टैंडर्ड है, यहाँ पे वी हैव 2 सैंपल्स ओवर हियर, वन इज मिथेनॉल एंड सेकेंड इज एसीटोन। नाउ यूजिंग स्टेलेग्मोमीटर आप 2 तरह से सरफेस टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हो। वन मेथड इज a drop weight method, and second one is drop count method. If you noticed in our aim, today we will be taking the first method, that is drop weight. In the next practical we will be taking drop count. वेट और काउंट में डिफरेंस आप समझते हो, इसमें हम वेट लेंगे अपनी ड्रॉप का और इसमें हम ड्रॉप्स का काउंट लेंगे। अभी तक इतना वी कैन परसीव फ्रॉम द टर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्टेलेग्मोमीटर? अब जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल में वो होती क्या है? दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ योर स्टेलेग्मोमीटर। ग्लास की एक ट्यूब होती है, हियर यू हैव अ ट्यूब, इस पोजीशन पे आपके पास एक ट्यूब होगी। अगर मैं इस डायग्राम में शो करूं, ये आपकी एक ट्यूब होती है, यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है बच्चे, और नीचे ये वाला पोर्शन आपका कैपिलरी होता है। इफ यू सी ऑन द नेक्स्ट डायग्राम, दिस इज योर बल्ब, ये आपका बल्ब है, दिस इज योर नॉर्मल ट्यूब, नॉर्मल आपकी ट्यूब जैसी पिपेट होती है ना, पिपेट जैसी ट्यूब होती है, एंड यहाँ आपके एक कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होती है।
इस पोजीशन पे, ठीक है। नीचे से आपका फ्लैट एंड होता है, ठीक है। जो ये फ्लैट एंड होता है बच्चे आपका, इसको आप सैंपल में डिप करते हो, इस पर्टिकुलर एंड को, इसको आप सैंपल में डिप करते हो। दूसरी साइड से आप एक रबर ट्यूबिंग के साथ इसको अटैच कर देते हो, एंड फ्रॉम दैट रबर ट्यूबिंग यू बेसिकली सक द सैंपल। आपने इसको बीकर में डिप, यू कैन सी इन द नेक्स्ट फिगर, इसको बीकर में डिप कर दिया। बीकर में हमारा सैंपल था वाटर, एसीटोन और मिथेनॉल, जो भी हमने लेना है। इसको डिप करके I will suck the sample into it. Here you will find 2 marks. एक A mark होता है, एक B mark होता है। कुछ स्टेलेग्मोमीटर्स में ये लिखा होता है, कुछ में ये नहीं लिखा होता, but still you will find this particular cut. एक कट आपको मिलेगा, किसी में यहाँ पे होगा, किसी में यहाँ पे होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेलेग्मोमीटर स्ट्रक्चर, ठीक है। आई वॉन्ट टू एड ओवर हेयर, स्टेलेग्मोमीटर हमेशा ऐसे स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है। कई बार स्टेलेग्मोमीटर की इस तरह की अगर आप नेट पे चेक करो तो इस तरह की स्ट्रक्चर के स्टेलेग्मोमीटर भी मिलेंगे। हियर समवेयर यू विल फाइंड अ बल्ब, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर के स्टेलेग्मोमीटर भी बने मिलेंगे। दिस इज अ सिंपलेस्ट स्टेलेग्मोमीटर, ठीक है। बट बेसिक कंस्ट्रक्शन यही होती है। सेंटर में एक बल्ब होता है इनके, और 2 मार्किंग्स होती हैं। The end which you will dip into your sample that will have 1 capillary tube over here. तो आप जब सक करते हो सैंपल, थोड़ा फोर्सफुली करना पड़ता है, जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं, मैम हमारी कैपिलरी जो है क्लॉग्ड है। कैपिलरी क्लॉग्ड नहीं होती। कैपिलरी वर्ड ही हम वहां यूज करते हैं जहां बहुत थिन डायमीटर होता है। सो यू हैव टू सक योर सैंपल फ्रॉम दिस एंड। यू कैन इमेजिन कि यहाँ इस एंड से आपने सैंपल को सक करना है थ्रू अ वेरी फाइन ट्यूब, ठीक है। एक बहुत ही फाइन ट्यूब से आपने सक करना है, तो आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा। सो इफ वी एवर गेट अ चांस कि हम ये प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करें, द फर्स्ट प्रॉब्लम विच स्टूडेंट्स नॉर्मली फेसेस कि दे हैव टू वेरी फोर्सफुली सक द सैंपल्स। हालांकि आई एम गिविंग जस्ट वाटर, मिथेनॉल एंड एसीटोन, जिसकी विस्कोसिटी बहुत नहीं है। द सैंपल्स लाइक पैराफिन, जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वहाँ मुश्किल हो जाती है उनको सक करना, ठीक है। अच्छा, so this is your basic structure. अब 2 markings है A and B. These markings are basically कि हम इस एरिया में अपना ड्रॉप वेट और ड्रॉप काउंट मेथड को स्टार्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, स्टेलेग्मोमीटर को डिप करते हैं और उसको उसमें से सैंपल सक इन कर लेते हैं, ठीक है। वी विल सक इन टिल कि हमारे ए मार्क से एटलीस्ट 1-2 सेंटीमीटर ऊपर तक, इफ दिस इज माई ए मार्क, एटलीस्ट 1-2 सेंटीमीटर ऊपर तक हमारा सैंपल सक हो जाता है। देन दिस टेलेग्मोमीटर इज फिटेड इनटू द ब्यूरेट स्टैंड। आपकी ब्यूरेट स्टैंड में आप फिट कर देते हो ताकि वो वर्टिकली आपका प्लेस्ड हो जाए, ठीक है। अच्छे, ऊपर हमारी जो रबर ट्यूबिंग है उसमें यू माइट हैव सीन दैट क्लैम्प सेट, ठीक है। दिस सिस्टम इज बेसिकली टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ योर सैंपल फ्रॉम दिस ट्यूब, ठीक है। जैसे पिपेट होती है, पिपेट में आप क्या करते हो, सैंपल सक कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग अ 10 ml पिपेट एंड आई एम सेइंग कि यू विल जस्ट पिपेट आउट 5 ml, है ना। 10 ml की पिपेट में से 5 ml आपने पिपेट आउट करना है। तो आप क्या करते हो, जहां से आपने सक किया होता है वहां आपने फिंगर प्लेस की होती है ना। एज यू रिलीज द फिंगर, योर लिक्विड स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ योर ट्यूब। सेम फिनोमिनन हैपेंस ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि ऊपर से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तभी नीचे से सैंपल मूव आउट होगा, ठीक है। सो दिस क्लैम्प सेट बेसिकली हेल्प कि आप वो फिंगर ना लगा के, यू कैन यूज योर फिंगर टू, आप इजीली उसके रेट ऑफ फ्लो ऑफ सैंपल फ्रॉम द बेस उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। वी वांट के हमारा सैंपल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप फॉल करे, है ना। तो अगर मेरे सैंपल की विस्कोसिटी बहुत कम है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो वो सैंपल मेरा बहुत स्पीड पे भी फ्लो कर सकता है विदाउट फॉर्मिंग अ ड्रॉप। अगर ड्रॉप बनेगी ही नहीं, हाउ विल वी फाइंड आउट द सरफेस टेंशन यूजिंग ड्रॉप वेट और ड्रॉप काउंट मेथड, है ना। इस मेथड में ड्रॉप बननी जरूरी है, इसीलिए वी नीड टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ योर सैंपल फ्रॉम योर ट्यूब। उसके लिए वी हैव अटैच्ड 1 क्लैंप ओवर। सो प्रोसीजर बहुत सिंपल है राजे, बट very important to perform all the steps, और जो precautions हैं वो बहुत ध्यान से आपको रखनी पड़ेंगी if you want to compute your results very judiciously. The first one is you have to clean your stalagmometer.
क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है राजे। बाय चांस आपसे प्रीवियस स्टूडेंट ने कोई विस्कस सैंपल उसमें से यूज किया था, किसी ऑयल की विस्कोसिटी चेक की थी एंड दैट ट्रेसेस आर प्रेजेंट इन योर स्टेलेग्मोमीटर, तो मेरे जो सैंपल अब मैं एनालाइज कर रही हूँ दैट विल गेट कंटामिनेटेड, वो कंटामिनेट हो जाएगा और उसकी कि मेरे प्योर सैंपल में अगर कोई भी चीज आप ऐड कर दोगे सरफेस टेंशन विल चेंज, है ना, क्योंकि लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अनलाइक मॉलिक्यूल ऐड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले अल्कोहल के साथ सैंपल लिया था, चलो अल्कोहल छोड़ो, मैंने पहले वाटर का सैंपल लिया था, है ना, वाटर का सैंपल लिया था, नाउ आई हैव टू टेक द अल्कोहल सैंपल, अल्कोहल एंड वाटर आर मिसेबल, ठीक है, बट एक मॉलिक्यूल वाटर का इज इंटरैक्टिंग विद वन मॉलिक्यूल ऑफ योर अल्कोहल, ठीक है। सो कोहेसिव फोर्सेस आने चाहिए थे। इनिशियली हमने बात की कि वी आर डिटर्मिनिंग सरफेस टेंशन, जहां पे कोहेसिव फोर्सेस और वर्सेस एडहेसिव फोर्सेस हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे कोहेसिव फोर्सेस रिड्यूस हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि एक इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट ओवर हियर और इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ओवर हियर। सो आई डोंट वांट के स्टेलेग्मोमीटर से मेरी कोई इम्प्योरिटी मेरे सैंपल में आए जिससे मेरी सरफेस टेंशन में कोई चेंज आए, ठीक है बच्चे। सो आई हैव टू क्लीन माय स्टेलेग्मोमीटर। नॉर्मली हम लैब में यूज क्रोमिक एसिड मिक्सचर, सो वी कैन यूज क्रोमिक एसिड मिक्सचर to wash your stalagmometer. Next, attach a small piece of rubber tube, as I said earlier, जहां से आपने सक किया है, instead of sucking from your glass stalagmometer directly, attach a rubber tube और उसके साथ आप एक pinch cork लगा सकते हो, the arrangement which I showed earlier at the upper end, इससे आप easily अपने flow को control कर सकते हो. Immerse the lower end of the stalagmometer in the distilled water, as I said you here, जो लोअर एंड है उसको आप डिस्टिल वाटर में डिप करोगे एंड यू विल सक द वाटर 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द मार्क ए, जो हमारा मार्क ए है, दिस मार्क, इससे 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर तक आप सक कर लोगे, ठीक है। एडजस्ट द पिंच कॉर्क सो दैट 10 to 15 ड्रॉप्स फॉल पर मिनट। इस स्पीड से आपकी ड्रॉप गिरनी चाहिए, तभी आपकी ड्रॉप को सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि वो अपना मैक्सिमम सरफेस एरिया अटेन कर ले, है ना बच्चे। Clamp the stalagmometer, allow the water drop to fall and start counting the number of drops when the meniscus crosses the upper mark A. जैसे ही A से आपका सैंपल क्रॉस करेगा, start counting your drops. जैसे ही ए का सैंपल मतलब ए पोजीशन अटेन हुई, नीचे आप जहां पे सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, ड्रॉप्स को कलेक्ट कर रहे हो, आप ग्रेविटी बॉटल वहां पे रख दोगे एंड यू विल स्टार्ट काउंटिंग योर ड्रॉप्स, और वो ड्रॉप्स फॉल होके कहां पे फॉल करेंगे? इनटू योर ग्रेविटी बॉटल, ठीक है। यू विल स्टॉप द पिंच कॉर्क एज सून एज 20 ड्रॉप्स आर कलेक्टेड इन द ग्रेविटी बॉटल। जैसे ही 20 ड्रॉप्स आपकी ग्रेविटी बॉटल में कलेक्ट हो जाती हैं, यू विल स्टॉप योर सैंपल। रिपीट द एक्सरसाइज टू टेक 3 to 4 रीडिंग्स। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, सो एवरी टाइम यू कंप्यूट यू need at least n is equal to 3. I hope you understand what is n is equal to 3. N is the number of times you perform that experiment. So in this case, I generally recommend students के perform at least 3 readings for a sample. For example, अगर आप water के साथ work कर रहे हो तो 3 बार water को suck करके 3 बार उसकी sample readings लो, है ना, उसका weight note करो. Same applies for your acetone and methanol. रिंस द स्टेलेग्मोमीटर विद अल्कोहल एंड ड्राई इट। आई सेड वाटर के साथ आपने किया, उसको रिंस करो अल्कोहल के साथ और उसको थोड़ी देर ओवन में रख दो ताकि पूरी अल्कोहल आपकी इवेपोरेट आउट हो रही। सक द गिवन लिक्विड इन द स्टेलेग्मोमीटर, जो आपका सैंपल है उसके बाद आप वो सक करोगे। सिमिलर एक्सपेरिमेंट उसी तरह से परफॉर्म करोगे, 20 ड्रॉप्स को कलेक्ट करोगे जैसे आपने वाटर के केस में किया। नाउ व्हाट विल यू नोट, अब इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होंगी। फर्स्ट, जब आपने ग्रेविटी बॉटल जिसमें आप कलेक्ट कर रहे हो सैंपल, इनिशियली उसका एम्प्टी का वेट ले लोगे, ठीक है। देन यू विल वे योर ग्रेविटी बॉटल विद 20 ड्रॉप्स जो आपने कलेक्ट की है। एवरी टाइम यू कलेक्ट योर सैंपल, उस ग्रेविटी बॉटल को भी इक्वली आप ड्राई करके पहले इनिशियल वेट लोगे, देन यू विल टेक द फाइनल वेट विद 20 ड्रॉप्स। उसके अलावा एज आई सेड इन द अर्लियर लैब, यू विल नोट द लैब टेम्परेचर। वही प्रोसीजर आप यूज करके लैब टेम्परेचर को नोट करोगे, ठीक है बच्चे। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत मुश्किल है नहीं इसमें। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? फॉर वाटर, फॉर एसीटोन एंड फॉर मिथेनॉल,
n is equal to 3, matlab 3 times you will suck water, you will collect its 20 drops and note its reading. For acetone you will repeat the steps, for methanol you will repeat the steps. So 3 3 6 3 9 बार आपने ग्रेविटी बॉटल को इनिशियली वे करना है, आफ्टर 20 ड्रॉप्स आपने वे करना है, ठीक है. सो रीडिंग्स क्या होंगी, वेट ऑफ एम्प्टी वेइंग बॉटल और ग्रेविटी बॉटल, weight of weighing bottle with 20 drops of sample. So what will be the weight of your 20 drops? That will be कि जो आपकी, sorry this is wrong, B minus A. B is your weight of gravity bottle minus your weight of empty gravity bottle. That will give you the weight of your 20 drops. ठीक है. अब इन 9 सैंपल्स के लिए आप ये सारी रीडिंग्स बार बार लिखोगे. ठीक है राजे. अब इनकी कैलकुलेशंस आपने कैसे करनी है. फॉर वाटर दिस इज योर फर्स्ट सैंपल एंड इज इक्वल 1 2 3. ठीक है. अब जो आपको C की वैल्यू मिली, दैट C की वैल्यू यू विल राइट ओवर हियर फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, फॉर द थर्ड अटेम्प्ट, देन अगेन फॉर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फॉर एसीटोन, फॉर मिथेनॉल. ठीक है बच्चे, सिंपल रिकॉर्डिंग करनी है आपने वेट्स की. Next column is average weight. Now you have taken 3 samples. You will calculate the average. Average कैसे calculate करते हैं, इन तीनों को add करके divide by 3. You will record it over here. Next is your surface tension. Your given or reference standard is your water. Water की surface tension बच्चे 1 होती है. ठीक है. अब वाटर के कंपैरिजन में हमने सर्फेस टेंशन फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल सर्फेस टेंशन ऑफ एसीटोन अगर मैं बात करूं, यहाँ एसीटोन की बात करती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ 20 ड्रॉप्स ऑफ एसीटोन. दिस इज माई एसीटोन, जो रीडिंग मेरी यहाँ पे आएगी, और x. ठीक है बच्चे. वेट ऑफ 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो रीडिंग मेरी यहाँ पे आएगी, y multiplied by surface tension of water, which is nothing but 1. That will be your surface tension of the sample, and the units will be Newton per meter, क्योंकि ये फोर्स है जो पर यूनिट सर्फेस एरिया आपके लग रहा है. फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, पर यूनिट सर्फेस एरिया मीटर. ठीक है बच्चे. सो इन रिजल्ट्स यू विल राइट डाउन सर्फेस टेंशन ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल, क्योंकि 2 सैंपल्स की हम फाइंड आउट कर रहे हैं. एसीटोन की डैश यू विल फिल आउट रिस्पेक्टिवली is this and this respectively at temperature, which you will record in your lab on that day. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट आई हैव सेड अर्लियर टू कि रिजल्ट्स के साथ आपको डिस्कशन भी करनी पड़ेगी. ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी रिपोर्टिंग है वो स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग वही आ रही है आपके लैब सैंपल में. जो आप एसीटोन की रिपोर्ट कर रहे हो स्टैंडर्ड सर्फेस टेंशन, एक बार नेट पे चेक करना कि उसकी सर्फेस टेंशन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या रिपोर्टेड होती. अगर डिफरेंस है यू हैव टू राइट और यू हैव टू चार्ट आउट डिफरेंट रीजंस कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उस डिफरेंस में. हियर आई हैव जस्ट रिटन 3. these are just examples. I will appreciate कि अगर आप इससे ज़्यादा reasons लिख सकते हैं कि कहाँ से chances of errors हो सकते हैं. Here I have written the stalagmometer was not cleaned properly. उसमें हमारी कोई एरर थी. देयर मे बी एरर इन कंप्यूटिंग द वेट्स. मेरा डिजिटल बैलेंस जो मैं यूज़ कर रही हूँ और एनालिटिकल बैलेंस दैट इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, वो कैलिब्रेटेड नहीं था. द सैम्पल माइट हैव इवेपोरेटेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. मैंने ग्रेविटी बॉटल नहीं यूज़ की, मैंने कोई और बॉटल यूज़ कर ली है. एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जब तक मैंने उसको सैम्पल को कलेक्ट किया और वे किया उतनी देर में मेरा सैम्पल जो है वो इवेपोरेट आउट हो गया. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो क्लेम कि मेरी लैब में जो सैम्पल था वो पहले से ही contaminated था. That can be the reason, or any other reason which you find, which you feel like, है ना, you can write. This is your reference. For physical pharmaceutics बच्चे, the standard book जो हम लोग follow करते हैं, which you can say the Bible of physical pharmaceutics, is your Martin. So I think I should stop over here.